नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के भ्रष्ट और अरबपति परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में आज एक और बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने। जी हां, ईडी ने आज सुबह 5 बजे ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में एक रिटायर सब रजिस्ट्रार के घर छापा मारा है। इस सब रजिस्ट्रार का नाम बताया जा रहा है के अरोरा। के अरोरा के बारे में खबर ये आ रही है कि ये सौरभ शर्मा और उसके जीजा विनय हासवानी का राजदार है। इससे सब कुछ पता है कि इनकी प्रॉपर्टियां कहाँ हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने संपत्तियां लेके रखी हैं। आज ये कार्रवाई मुरार में चल रही है इस समय, और खबर ये भी है कि ये जो के अरोरा हैं वो अपने घर पर नहीं मिले हैं। उनके बारे में बताया गया है कि वे अपने बेटे के पास बेंगलोर गए हुए हैं। पिछले 15 दिन से वे मुरार में नहीं हैं, लेकिन ईडी इनके घर में पहुंच चुकी है। इनके घर में तलाशी का काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो विनय हासवानी और सौरभ की तमाम काली कमाई का तमाम दस्तावेज इसके पास है। जो रिटायर सब रजिस्ट्रार है, मैं आपको स्क्रीन पर रिटायर सब रजिस्ट्रार के अरोरा का ये फोटो बता रहा हूँ। ये के अरोरा हैं, ये रिटायर हैं, सभी रजिस्ट्रियाँ जो कराते हैं ऑफिस वहाँ के सब रजिस्ट्रार हैं और ये कहीं ना कहीं राजदार हैं। इनके यहाँ छापे के बाद अब सौरभ शर्मा के मामले में ये 7वां किरदार है जो ईडी की राडार पर है। सौरभ शर्मा खुद है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज तक कोई एजेंसी उसका पता नहीं लगा पाई है। आज 17 तारीख है, लगभग 1 महीना होने को आ गया है, क्योंकि 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित 2 निवास पर छापे मारे गए थे। तब से लेकर आज तक सौरभ शर्मा और उसकी दिव्या तिवारी वो लिखती हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिनके ऊपर अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो राडार पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी बेशक फरार हैं, लेकिन उनकी जो मां है उमा शर्मा, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है समय समय पर, लेकिन उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा शरद जायसवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो भी अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो लापता हो गए हैं। शरद जायसवाल, उन्होंने अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था, वो खारिज हो चुका है। तो निश्चित तौर पे शरद जायसवाल पर भी शिकंजा कसता जा रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा चेतन गौर, इससे काफ़ी पूछताछ हुई है। चेतन गौर ने ही ये जानकारी दी थी कि जो 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए से भरी हुई कार को मेंडोरी के जो जंगल में भेजा गया था, फार्म हाउस पर रखवाया गया था, उसमें पूरी भूमिका ये जो विनय हासवानी की है। अब मैं आपको विनय हासवानी बता दूं, विनय हासवानी एक बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला है। ये जो विनय हासवानी है, ये ग्वालियर में मुरार क्षेत्र के रहने वाला है और ये एक वकील है। बाद में हालांकि शायद फिलहाल वो वकालत नहीं कर रहा है, केवल जमीनों के काम कर रहा है। इसकी पहले शादी हुई थी, लेकिन सौरभ की बहन के साथ इसने दूसरी शादी की है। सौरभ की सगी बहन नहीं है, सौरभ के एक मौसाजी हैं जो पुलिस में डीएसपी थे, जिनका नाम मुनींद्र राजौरिया बताया जा रहा है। ये सौरभ के सगे मौसाजी हैं। इनकी लड़की से जो विनय हासवानी है, उसने दूसरी शादी की है, लव मैरिज की है। मैं आपको कुछ फोटो भी दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। ये इसके दूसरा विवाह किया हुआ है। और ये जो विनय हासवानी है, ये सौरभ के साथ मिलकर तमाम काली कमाई को ठिकाने लगाया करता था। खबर चेतन गौर ने ये बताया है कि उस दिन जो गाड़ी को जंगल तक ले जाने का काम किया है वो विनय हासवानी ने किया है। विनय हासवानी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। विनय हासवानी एक छुपा हुआ, एक कहते हैं ना तुरुप का इक्का टाइप मिल गया है इन लोगों के हाथ, जांच एजेंसियों के हाथ लग गया है। और विनय हासवानी की पूछताछ के आधार पर ही आज के अरोड़ा के यहाँ ये ईडी का छापा पड़ा है। तो अब तक जो 7 किरदार हमारे सामने हैं, उनमें पहला सौरभ शर्मा, दूसरा उसकी पत्नी दिव्या तिवारी, तीसरा उसकी मां उमा शर्मा, चौथा शरद जायसवाल जो इनका दोस्त है सौरभ का, जो राजदार भी है, इसके नाम प्रॉपर्टियां भी हैं, पांचवा चेतन सिंह गौर जिसके घर पे रेड भी हो चुकी है। चेतन गौर ने बहुत सारी जानकारियां आयकर को और ईडी को दी हैं। छठवां विनय हासवानी जो इनका जीजा है, और 7वां के अरोड़ा। ये 7 किरदार अब तक सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो है, जो सबको हैरान कर रही है, वो ये कर रही है कि देश की सक्षम जांच एजेंसियां, चाहे वो आयकर हो, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो,
इन सक्षम एजेंसियों की सक्रियता के बाद आखिर क्या कारण है कि सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी आज तक इन एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं लगे हैं? ना ये सरेंडर कर रहे हैं और ना ही ये सामने आ रहे हैं और ना ही एजेंसियां इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। क्या कारण है कि सौरभ को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, सौरभ को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? आप और हम जानते हैं कि सौरभ के पास इतने राज है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, भूकंप आ सकता है। हमने देखा था कि पिछले दिनों पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, हमारे चैनल पे दिया, और उन्होंने जो कहा एक बार मैं फिर सुनवाता हूं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में पूरा मामला है, जांच एजेंसियों की जानकारी में पूरा मामला है, और इस पूरे मामले का जो सरगना है, मतलब वो सौरभ शर्मा को सरगना नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह सौरभ शर्मा को सरगना नहीं मानते। उनका मानना है इसके पीछे एक सरगना है जो जेल में जाएगा जाएगा जाएगा। मैं सुनवाता हूं जरा भूपेंद्र जी ने क्या कहा मेरे चैनल पे, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं सरगना जेल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने ये किया है, इसके पीछे जो सरगना है वो आप देखेंगे जेल के सीखचों के भीतर होंगे। कोई दुनिया में बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पाप पाप होता है। दूसरा, जहाँ तक सौरभ शर्मा कोई आरक्षक है जिसके बारे में, नियुक्ति के बारे में विषय आया, मैं 7 साल पहले परिवहन मंत्री था, और शायद आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल में परिवहन को लेकर कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई। मैं पहला ऐसा परिवहन मंत्री था देश का, मध्य प्रदेश का, जिसने अपने कार्यकाल में चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। लोग चालू करते हैं, हमने बंद कर दिए थे। जहाँ तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर, मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोट शीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति कर दी जाए, या मैंने सौरभ शर्मा की अनुशंसा की हो, या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो, कोई एक ऐसा कागज बता दे। तो ना तो मैंने कभी सौरभ शर्मा की अनुशंसा की, ना मैंने कभी सौरभ शर्मा के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा। परंतु आज जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, उससे मैं ये मानता हूं कि उस समय जो नियुक्ति हुई है, जो वो नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है, मतलब वो नहीं होना थी। तो आपने देखा भूपेंद्र सिंह जी बार बार कह रहे हैं, वे नाम नहीं ले रहे हैं, ये सारा सब समझ रहे हैं, हम भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना तय है कि सौरभ शर्मा के मामले में कहीं ना कोई बात ऐसी है जिसने जांच एजेंसियों के हाथ बांधे हुए हैं। जांच के नाम पर कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए, जो कार्रवाई दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रही है। क्योंकि मैं एक बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूं, आखिर कारण क्या है कि सौरभ शर्मा आज तक पकड़ में क्यों नहीं आया है? सौरभ शर्मा तक ये जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंची हैं? सौरभ शर्मा एक ऐसा कोई आपराधिक वो नहीं है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल भेजाने की जरूरत है। आज की तारीख में आपके पास में तमाम सारी इतनी सुविधा है कि आप चाहें तो 24 घंटे में इसका गलेबंद पकड़ के सामने लाया जा सकता है। पर क्या कारण है कि जांच एजेंसी अभी तक सौरभ के पास तक नहीं पहुंची हैं? सौरभ बहुत बड़ा दिमागी क्रिमिनल नहीं है, वो आर्थिक क्रिमिनल अपराधी जरूर है। उसे चाहे जांच एजेंसियां तो आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यदि वो पकड़ में आया और उसने यदि राजनीतिक बयान दे दिए, क्योंकि इसमें राजनेता बहुत जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है।
तो हो सकता है कि इस कारण से किसी अदृश्य शक्ति ने जांच एजेंसियों को कहा हो कि अभी सौरभ शर्मा को मीडिया के सामने नहीं लाना है। ये तमाम सारी बातें दिमाग में चल रही है, लेकिन आज की जो ईडी की छापेमारी है उससे इतना संकेत तो आता है कि ईडी फिलहाल इसमें सबसे गंभीरता से काम कर रहा है। आयकर विभाग ने किस किस को नोटिस दिया है नहीं पता है, लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर ये आ रही है कि विनय हासवानी की बयान के आधार पर ग्वालियर में एक गहने का काम करने वाला जो ज्वेलर्स है उसको भी इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये चर्चा है ग्वालियर में, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये चर्चा है ग्वालियर में। ज्वेलर्स, गहने का काम करने वाला जो ज्वेलर्स है उसे नोटिस देके बुलाया गया है। विनय हासवानी ने ये लिंक दिया है कि जो 54 किलो सोना बरामद हुआ है और लगभग 250 किलो चांदी ये इसी ज्वेलर्स के यहाँ से खरीदी गई है। और यदि ये वास्तव में सच है तो वास्तव में एक बहुत बड़ा मामला बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। देखते हैं कि वास्तव में आयकर विभाग और ईडी इस ज्वेलर्स को पकड़ के सामने लाते हैं, इस ज्वेलर्स से पूछताछ में क्या निकलता है। बहुत सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है, लेकिन आज सौरभ शर्मा में एक कदम आगे बढ़े हैं। ईडी ने रिटायर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के गलेवान तक हाथ पहुंचा दिया है। उनके घर पर सर्च चल रही है, तमाम सारे दस्तावेज जब्ती का काम चल रहा है। के अरोड़ा बेंगलोर में हैं, क्या वो बेंगलोर से फरार हो जाएंगे या बेंगलोर से उनको पकड़ के लाया जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये 7 किरदार बहुत जल्दी ईडी के राडार पे आने के बाद जेल के सीखचों तक जा सकते हैं। पुनः मैं 7 लोगों के नाम बता रहा हूं जो अभी तक राडार पर हैं और इनका बहुत जल्दी जेल जाने का मार्ग बनता दिखाई दे रहा है। नंबर 1 सौरभ शर्मा, नंबर 2 उनकी पत्नी दिव्या तिवारी, नंबर 3 उनकी मां उमा शर्मा, नंबर 4 चेतन सिंह गौर, नंबर 5 विनय हासवानी और नंबर 6 शरद जायसवाल और नंबर 7 के अरोड़ा। ये 7 लोगों के जेल जाने की लगभग संभावनाएं हैं। हम संभावना नहीं कह सकते हैं क्योंकि ईडी एक बार कार्रवाई करती है तो चाहे टाइम कितना भी लगे एक बार सीगचों में पहुंचा देती है। तो ईडी चूंकि इसमें एक्टिव है, लगता है कि ये 7 किरदार तो जेल जाएंगे, ऐसी संभावना है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।